G8 ग्रुप ऑफ 8 एक बैन अवी फोरम है जो दुनिया की 8 बड़ी तरक्की याफ्ता मुश्तों पर मुश्तमिल था। G8 के रुकन ममालिक में यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और रशिया था। 2014 में क्रीमिया के इल्हाक के बाद रूस की G8 में शिरकत मुअत्तल कर दी गई थी, जिसके बाद से ये ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 बन गया। G7 सालाना सरबराही इजलास मुनक्किद करता है, जहाँ इन ममालिक के रहनुमा बैनुल अक़वामी तिजारत, इक़्तिसादी तरक्की, आलमी मालियाती इस्तेहकाम, मौसमियाती तब्दीली, तरक्याती इमदाद और मुख्तलिफ जोग्राफियाई सियासी मसाइल के बारे में बातचीत और मुज़ाकरात के लिए जमा होते हैं। इसी तरह G20 या ग्रुप ऑफ 20 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल है। ये अपने मेंबर्स के हुकूमती रहनुमाओं और मरकज़ी बैंक के गवर्नरों के लिए एक बैनुल अक़वामी फोरम है, जिसका मकसद बैनुल अक़वामी मालियाती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना और आलमी मुआशी मसाइल को हल करना है। यानी G7 7 बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है, जबकि G20 में डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दोनों कंट्रीज़ की मुश्तें शामिल हैं। G20 के रुकन ममालिक में अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। ये ममालिक G20 में दुनिया की मईशत, तिजारत और आबादी के एक अहम हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ना तो G20 का रुकन है और ना ही G7 का। अब आते हैं 2023 के G20 समिट की तरफ, जिसकी सदारत और होस्टिंग भारत कर रहा है। जो ममालिक G20 के मेंबर हैं वो तो इसमें हैं ही, लेकिन भारत ने UAE के मोहम्मद बिन ज़ायद, इजिप्ट के प्रेसिडेंट और ओमान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है। इसी तरह सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान समिट के बाद स्टेट गेस्ट भी रहेंगे। इसके साथ साथ एर्दोगान से भी भारत के ताल्लुकात बुरे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। आप देखें, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को पहले भी जनवरी 2023 में बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया था और अब फिर G20 में प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में शिफ्ट होने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, कल्चर और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ाना है। इसके साथ साथ भारत ने अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को प्रूव करने के लिए G20 में अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप ग्रांट करने की बात की है। हालांकि मोदी पर इल्ज़ाम लगता है कि वो भारत में मुसलमानों को बड़ा टफ टाइम देते हैं, लेकिन जब बात होती है मुस्लिम दुनिया की तो मोदी कहता है कि हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़े सिविलाइज्ड ताल्लुकात हैं। इंडिया UAE को लेकर पहले ही ब्रिक्स में चला गया। ब्रिक्स में 5 बड़े ममालिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है जो दुनिया की उभरती हुई मुईशतों की नुमाइंदगी करता है। अब क्योंकि UAE इंटरनेशनलाइज हो रहा है और ब्रिक्स या G20 के प्लेटफॉर्म पर भी आ जाता है, लेकिन इस अरसे में UAE सऊदीया से एक कदम पीछे हटा है। तो अब सऊदी अरब समझता है कि इंडिया के साथ कुर्बत रखने की वजह से वो UAE के करीब रह सकेंगे। इसी तरह ओमान की इंडिया के साथ कोई रेगुलर ताल्लुकात नहीं है, लेकिन क्योंकि ओमान न्यूट्रल सा मुल्क है और वो इसराइल और मुस्लिम दुनिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करता रहता है, तो इसलिए भारत ने G20 में ओमान को इन्वाइट किया है। यहाँ तक कि एक दिन इंडियन नेवी के बहरी जहाज ओमानी पोर्ट पर अचानक चले गए, यानी वो बस गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो सलाम दुआ करते चलते हैं। मुस्लिम दुनिया इंडिया को ना मुसलमान देख रही है, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन। वो इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखते हैं। पाकिस्तान इस प्रोसेस में इंतहाई आइसोलेटेड है। कश्मीर के मसले पर कोई इस्लामी मुल्क अब बात नहीं करते, यानी इस मामले में पाकिस्तान की अहमियत जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात इस तरह के थे कि पाकिस्तान उनको ये बावर करा देता था कि आप हमें डिच करके इंडिया के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते, लेकिन अब हम सऊदीया, UAE, कतर, कुवैत या बाकियों के पास कश्मीर या इंडिया की बात करने के लिए नहीं जाते। हम कहते हैं कि भाई हमें 25 अरब डॉलर्स दे दो और हमारी इकोनॉमी बचा दो। इसीलिए तुर्की भी हमें कोई खास मुंह नहीं लगाता। ऊपर से अब G20 के मौके पर दुनिया इंडिया में पहुंची हुई है, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। टीवी पर कुछ नहीं दिखाया जा रहा। चलो माना कि पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, लेकिन G20 में बहुत से ममालिक जो मेंबर भी नहीं है और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के बराबर ही हैं, वो मेहमान के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर या पड़ोसी के तौर पर शामिल हुए हैं। लेकिन नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। हुक्मरान समझते हैं कि हमने मीडिया को दिखाने से मना कर दिया तो पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। हालांकि ये अवाम को जानने का हक है कि हमारे पड़ोस में इतना इम्पोर्टेंट किस्म का इवेंट हो रहा है जो मुस्तकबिल में सियासी और मुआशी मैदान को तरतीब देने में किरदार अदा करेगा, तो उसमें हम शामिल क्यों नहीं है।
یہ پاکستان گورنمنٹ کا بڑا فیلئر ہے کہ آپ کے خطے میں بار بار اس قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی گلوبل ساؤتھ کا ایونٹ ہوا، برکس کا ایونٹ، انٹرنیشنل ڈیموکریسی کا ایونٹ، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایونٹ، اور ہر ایونٹ سے آپ باہر ہیں اس لیے کہ انڈیا اس میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آئندہ 5 یا 10 سالوں میں دنیا کے کسی قسم کے فورم پر پاکستان کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان آلریڈی اس طرح کے تمام ریجنل اور انٹرنیشنل فورم سے باہر نکل چکا ہے، سوائے یونائٹڈ نیشن سے. کیونکہ سارک کی بھی جو انڈین پالیسیز کے تحت اس کی تشکیل نو ہوئی ہے، اس میں بھی ایک طریقے سے پاکستان اپنے آپ کو اس سے باہر ہی سمجھے. دے کہ آپ کا زور رہ جاتا ہے امت مسلمہ کے فورم OIC پہ، اور OIC والے بھی آپ کو کئی دفعہ کلیئر کر چکے ہیں کہ بھائی اس کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. انڈیا نے G20 میں مسلم ممالک کو انوائٹ کر کے پاکستان کے اس نیریٹو سے جان نکال دی ہے کہ انڈیا میں BJP یا RSS مسلم مخالف ایجنڈے کے طور پر کام کر رہی ہے اور پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر رہی ہے. پاکستان کا یہ بڑا مضبوط نیریٹو تھا جس کی وجہ سے عام آدمی کی بھی ہمدردی لینے میں کامیاب ہو گیا تھا پاکستان. لیکن مسلم کنٹریز کو انوائٹ کرنے کے بعد انڈیا نے مسلم دنیا کو یہ بہت اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ اگر انڈیا ایجپٹ جیسے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا مسلم مخالف نہیں ہے، بلکہ اس سب کی وجہ پاکستان سے منسوب ہے. یہ ان کا اپنا انڈو پاک ایشو ہے. اسی طریقے سے مسئلہ کشمیر کو بھی وہ لے کے بٹھا ہی دیتے ہیں.